हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में राजनयिक किस प्रकार का था उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राजनयिक सिद्धांतों का विकास हर युग में एक अलग तरीके से होता है और प्राचीन भारत में भी राजनय का प्रयोग जो पुराने समय से चला आ रहा है। जो महाकाव्य है या पौराणिक जो कथाएं हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में हमें राजनयिक गतिविधियों के उदाहरण मिलते हैं। जो हमारे प्राचीन भारतीय राजनयिक विचारक थे, उनका केंद्र बिंदु राजा होता था, उनके विचारों का। तो जितने भी हमारे प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, कौटिल्य है, मनु है, बृहस्पति है, भीष्म है, इन सब ने राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन किया है। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, इन सब में राजनय से संबंधित अलग अलग समय में विवरण विशेष मिलता है, जो कि राजनय की दृष्टि से और राजनीतिक संदर्भ की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। तो आज हम विभिन्न हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें राजनय से संबंधित क्या विवरण दिया गया है, उनको जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। देखते हैं विभिन्न कौन कौन से हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें राजनय संकलित किया गया है। जैसे मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में, मौर्य काल में लिखित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शुक्र नीतिसार में, सोमदेव सूर्यकृत नीति वाक्यामृत में, कामंदक द्वारा रचित कामंदक के नीतिसार में, और द्रविड़ साहित्य की प्रसिद्ध कुराल जो ग्रंथ है, उसमें हमें राजनय के विभिन्न उदाहरण देखने को मिलते हैं। विभिन्न विवरण जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में राजनय से संबंधित 3 वीडियो होंगे, जिसमें से प्रत्येक काल में जो राजनय है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके बताया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना ये संभव नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम मनुस्मृति, रामायण और महाभारत काल के राजनय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति मानव धर्म पर लिखी एक महान ग्रंथ है, एक प्राचीनतम कृति है, जिसके अंदर राजदूत और उनके कार्यों का भी वर्णन मिलता है। मनु के द्वारा जो नियम दिए गए थे, उनमें पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों का निर्धारण किस प्रकार से हो, राजनीतिक संबंध पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार बनाए जाएं, उनको बनाए रखने के लिए राजदूत की नियुक्ति का प्रावधान था। तो इसके साथ ही जो मनु था, वो दूतों को बड़ा महत्वपूर्ण मानता था और कहता था कि राजदूतों को नियुक्त करने के लिए उनमें कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। ये योग्यताएं क्या क्या बताई हैं उन्होंने? वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दूत नियुक्त किया जाए जो सभी विषयों का ज्ञाता हो, दूसरों के मनोभावों को समझ सके, सत्यवादी हो, गुणी हो, उच्च कुल का हो, आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, धूम्रपान और मद्यपान जैसे व्यसनों से दूर रहने वाला हो, चतुर और श्रेष्ठ कुल का हो। ऐसा व्यक्ति है उसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही मनु कहता है, दूतों के कुछ कार्य बताता है, जिसमें से 3 प्रमुख कार्य बताता है। पहला कार्य है पर राजा के साथ युद्ध अथवा शांति की घोषणा करना। दूसरा राजदूत का महत्वपूर्ण कार्य है संधियां करना। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है विदेश में रह करके अपने देश के हितों को सिद्ध करना, कार्य करना। इसके लिए मनु राजदूत को दूतों का या गुप्तचरों के माध्यम से अपना जो कार्य है वो करने का परामर्श देता है, क्योंकि मनु कहता है कि जो प्रलोभन और भेंट देकर करके जो राजदूत हैं, गुप्तचर है, दूत हैं, वो सूचना एकत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही मनु पर राज्यों के साथ संबंध निर्धारण करने में शार्दूल नीति, मंडल सिद्धांत और नीति के 4 उपायों का अवलंबन करने पर भी बल देता है, जो कि हम विस्तृत रूप से BA तृतीय वर्ष में हम पढ़ चुके हैं, BA प्रथम वर्ष में हम पढ़ चुके हैं। मनुस्मृति के बारे में जो मंडल सिद्धांत है वो पढ़ चुके हैं, शार्दूल नीति पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से राजा को संधि, विग्रह, यान
आसन, संश्रय इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार से साम, जो नीति के 4 उपाय हैं जिसमें पहला उपाय साम है। साम मतलब समझाना, समझौता करना, अनुनय करना। दूसरा उपाय दान बताया है, अर्थात देना, कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना चाहिए, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके। और तीसरा उपाय मनु बताता है कि भेद डालकर अपनी जो अभिष्ट है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जब ये तीनों ही उपाय कार्य ना करें तो चौथे उपाय के रूप में दंड को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मनुस्मृति में राजन्याय का जो है विशद विवेचन, राजदूतों के कार्यों का उनका विशद विवेचन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं रामायण और महाभारत काल में राजन्याय किस प्रकार का था। हमारे जो ये महाकाव्य हैं दोनों, इनमें भी राजन्याय की उपयोगिता और उन्मुक्तियों से संबंधित कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रामायण में राम ने लंका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के पूर्व अंगद को रावण के दरबार में शांति का जो प्रयास करने के लिए भेजा था दूत के रूप में। अंगद ने समझौते का पूर्ण प्रयास किया था और रावण द्वारा अंगद को प्रलोभन दिया गया था कि हम आपको सेनापति बना देंगे और आपके जो पिता थे वो हमारे मित्र थे। तो अंगद को अपने पक्ष में, शत्रु को अपने पक्ष में करने की कोशिश यहाँ की गई थी। दूसरा उदाहरण इसमें मिलता है, रावण द्वारा हनुमान के लंका दहन के कारण उसका प्राण दंड के आदेश देने पर जो रावण के भाई विभीषण थे, उन्होंने कहा था कि दूत का जो वध है वो नहीं किया जा सकता, दूत अवध्य होता है। तो यहाँ भी जो दूत के विशेषाधिकार हैं वो हमें देखने को इस उदाहरण से मिल सकते हैं। अब इसमें विभीषण को अपने पक्ष में करना और रावण के दरबार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर लेना, ये भी कुशल राजनयिक योग्यता का परिचय हमें इसमें मिलता है। रावण की ओर से जो राक्षस था शुक, उसको राम की सेना का पता लगाने के लिए भेजा गया था और पकड़ लिए जाने पर राम ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि शुक ने अपने आप को रावण का दूत घोषित कर दिया था। इस प्रकार इस काल में दूत भेजने की प्रथा थी और इन दूतों का मुख्य कार्य संदेश लाना, ले जाना और जासूसी करना था। अयोध्या कांड में राजा दशरथ भी राम को परामर्श देते हैं कि राजा को दूतों के माध्यम से सत्य लगाने का पता करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम रामायण में ये जो राजन्याय है उसको हम देखते हैं। महाभारत है, महाभारत भी रामायण की भांति ही नीतिशास्त्र की एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके राजा खुद का और अपने राज्य के हितों की रक्षा कर सकता था। महाभारत को जो अध्याय है गीता, उस गीता के उपदेश राजनीति के उच्चतम आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल तक जो राजन्याय है वो पूर्ण विकसित हो चुका था। महाभारत में भी राजन्याय का कार्य है वो दूतों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ भी दूतों का वर्णन मिलता है और शासन की सफलता के लिए दूत और गुप्तचर की आवश्यकता पर इस समय बहुत अधिक बल दिया गया था। दूतों की योग्यता के बारे में बताया गया कि केवल वही व्यक्ति दूत नियुक्त हो सकता है जो कुलीन वंश का हो, अच्छा बोलने वाला, प्रिय वचन कहने वाला हो, अच्छी स्मृति वाला हो, ऐसा व्यक्ति ही दूत बन सकता है। शांति पर्व में तो यहाँ तक कहा गया है कि दूतों के माध्यम से ही राजा अपने शत्रु और मित्र दोनों ही पक्षों के जो है उनके भावों को जान सकता है। महाभारत में हमारे पास जो दूत के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कौरव पक्ष की ओर से संजय को बार बार दूत बनाकर भेजा जाना संदेश लेकर के, और पांडव पक्ष की तरफ से श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजा जाना, जहां वो दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने गए थे कि जिससे भविष्य में संग्राम न हो। तो ये जो उदाहरण है वो हमें महाभारत काल में देखने को मिलते हैं और इस प्रकरण में जो श्री कृष्ण हैं वो युद्ध नीति एवं राजनीति के एक महान ज्ञाता के रूप में हमारे सामने आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को और अर्जुन को जो उनके दिए गए नीति प्रवचन हैं वो कृष्ण के योग्य एवं आदर्श राजदूत होने के द्योतक हैं। भीष्म पितामह ने भी
दूत की योग्यताओं का कुछ वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वो पुरुष जो दक्ष हो, प्रियभाषी हो, यथोक्तवादी हो और अच्छी स्मृति वाला हो, उसी व्यक्ति को दूत नियुक्त किया जा सकता है। और साथ में दूत का विशेषाधिकार भी बता दिया गया है कि राजा को किसी भी परिस्थिति में दूत का वध नहीं करना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में राजने और युद्ध और शांति के परामर्श जो हैं वो दिए गए हैं, और वन पर्व है उसमें विजय प्राप्ति हेतु जो सभी साधन हैं उनको मान्य बताया गया है। तो ये जो दोनों महाकाव्य हैं ये शासन, राजने, युद्ध और शांति पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।